हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने रोबोट के पार्ट्स के बारे में देखा था। इसके अलावा रोबोट के नोटिफिकेशन अर्थात नोटेशंस कैसे करते हैं ये देखा था। आज हमारा टॉपिक है रोबोट का मोशन। ठीक है, रोबोट की मोशन किस प्रकार से होती है, कितने एक्सिस पर होती है, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो हमारी टॉपिक है अभी रोबोट मोशन यानी रोबोट की गति। ठीक है, तो बेसिकली स्पेस में जितने टाइप्स की पॉसिबल मोशंस हैं वो सारी की सारी मोशन रोबोट कर सकता है। तो स्पेस में आप जानते हैं किसी बॉडी की, अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो उसकी 6 टाइप की गतियाँ संभव हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से रोबोट भी 6 प्रकार की गति को कर सकता है। जैसे नीचे डायग्राम में हम देख सकते हैं। इस फिगर में अगर देखें तो हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, प्रत्येक एक्सिस के अलॉन्ग ये ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन करेगा और प्रत्येक एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेशनल मोशन भी करेगा। इस प्रकार से लीनियर प्लस रोटेशनल दोनों मिला करके 6 गतियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब ज़रा इसमें देखें तो जो हमारी ये एक्स एक्सिस है जिसके अलाउंग बैक एंड फॉरवर्ड मोशन करता है, इस एक्सिस की बात करें। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस के अलाउंग मोशन हो रहा है रोबोट का तो ये बैक एंड फॉरवर्ड मोशन होगा और इसे हम आर्म स्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी वाई एक्सिस है इसके अलावा मोशन करेगा तो इसे अप डाउन मोशन के रूप में जानेंगे और ये रोल मोशन के इक्विवेलेंट होगा। जैसे हमने देखा था जो 3 गति थी, रोल या और, तो इन मोशन में रोल मोशन में हमारी कोई बॉडी अप या डाउन इसमें मूवमेंट करती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो, रोबोट मोशन को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब अगर वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के मोशन को रोल मोशन के समान माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान से देखें, अगर वाई एक्सिस के अबाउट मोशन है तो ये रोल मोशन जैसा है जिसमें हमारा बॉडी इस प्रकार से अप एंड डाउन, इसका जो हेड होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक नौका टाइप का है या कोई बॉडी है, तो अगर रोल मोशन करेगा तो इस एक्सिस के अबाउट ये करेगा और ये अप डाउन मोशन इसमें संभव होगा। ठीक है, अब फिर अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट देखें, अगर रोबोट एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसे हम पिच मोशन में रखते हैं। ठीक है, और अगर ये जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो फिर इसे या मोशन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और रोल, पिच और या, ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसी चीज़ को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब वर्टिकल मोशन ऊर्ध्वाधर गति होगी, रेडियल मोशन तो रेडियल गति होगी। ठीक है, और अगर रोटेशनल मोशन है तो घूर्णन चक्रीय गति होगी। ठीक है, इसके अलावा पिच मोशन, रोल मोशन या मोशन। ठीक है, यानी प्रत्येक एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन वाली गति हो क्या जाएगी, पिच, रोल और या मोशन। इस प्रकार से 6 प्रकार की गतियाँ यहाँ पर संभव होंगी। ठीक है, अब वर्टिकल मोशन की बात करें तो प्रत्येक कार्य करने वाली भुजा अगर ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर दिशाओं में गति करती है तो उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल मोशन। इसमें शोल्डर यानी कंधों को घुमाकर गति कर सकती है, अर्थात इन्हें एक्स अक्ष के चारों तरफ मोड़कर अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा में सरकाकर गति किया जा सकता है। दूसरा है रेडियल मोशन, तो त्रिज्य गति यानी रेडियल मोशन, कार्य करने वाली भुजाओं के अंदर या बाहर होने की गति, अर्थात जो हमारी ये साइड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ही मोशन को रेडियल मोशन कह दिया जाता है। ठीक है, जो कि कोहनी के प्रसार हुआ इसे वापस लेने जैसा। जैसे हमारे हाथ में देखें, हाथ की कोहनी है तो इसे आगे या फिर पीछे ले जा सकते हैं। आगे लाएंगे तो हाथ हमारा बेंड होगा और अगर पीछे ले जाएंगे तो हाथ एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोहनी के प्रसार की तरह इसे हम आगे व पीछे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, तो कार्य करने वाली भुजा के ऊर्ध्वाधर अक्ष के वामावर्त यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो गति होती है वो फिर रोटेशनल मोशन के अंतर्गत आती है। ठीक है,
और इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहा जाता है, जो कि हमारी हाथ को घुमाने के समान जैसे हमारे हाथ को अगर ऊपर खड़ा करके इसे रोटेट करें तो ये रोटेशनल मोशन आएगी। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पिच मोशन। इसे डूबने उतराने वाली गति भी कहते हैं। ठीक है, पिच मोशन को। तो ये गति कलाई को ऊपर नीचे, जैसे आप अपने हैंड को आगे करिए और रिस्ट को ऊपर नीचे करें तो इसी को पिच मोशन कह देते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से ऊपर नीचे व घूर्णन गति करने हेतु सक्षम बनाती है। तो पिच मोशन के अंतर्गत ये ऊपर नीचे भी कर सकती है, इसके अलावा रोटेट भी कर सकती है कलाई की तरह। ठीक है। और इसे कलाई का मुड़ना या झुकना गति भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है रोल मोशन, यानी लुढ़कने की गति। ठीक है। तो इसे हम कलाई का घुमाना कहते हैं। तो रोल मोशन बेसिकली क्या है, जैसे अपने हाथ को आगे करें और कलाई को फिर अपने हाथ के एक्सिस के अबाउट, जैसे हाथ हमारा आगे है तो इसकी एक्सिस जो बनेगी उसी के अबाउट क्या करें, रोटेट करें। मान लीजिए हमारा हाथ है इस प्रकार से, ये हमारा हाथ बन रहा है और आगे हमारे पंजे उंगलियाँ लगी हैं। ठीक है। तो हाथ की एक्सिस ये हुई। अब इस एक्सिस के अबाउट हम अपने इस रिस्ट को घुमाने की कोशिश करें, वो आ जाती है हमारी रोटेशनल मोशन। ठीक है, सॉरी रोल मोशन। उसके बाद है या मोशन। इसे मोड़दार या विचलन गति भी कहते हैं। तो इसे कलाई या विचलन भी कहा जाता है। ये कलाई को दाहिने या बाएं की तरफ घुमाने के लिए व्यवस्था बनाता है। ठीक है। जैसे अपने हाथ की कलाई को ही लेफ़्ट या राइट अगर करें, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा हाथ है और इस प्रकार से यहाँ इसमें ये पंजा बना हुआ, तो इसे लेफ़्ट राइट करें। ठीक है। किस प्रकार से, ये ऊपर नीचे नहीं, अभी ये हमने ऊपर नीचे किया था। ठीक है। और अब हम इसे लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, तो ये आ जाता है हमारा या मोशन। ठीक है। नेक्स्ट है दी मोस्ट वर्सेटाइल रोबोट ऑन कैन हैव फॉलोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो बहुत ज़्यादा मतलब मल्टी फंक्शनल रोबोट हैं उनमें कई प्रकार की गतियाँ संभव हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल ट्रेवल, यानी क्षैतिज में मोशन कर सकते हैं, रोटरी ट्रेवल, ठीक है, घूर्णन गति कर सकते हैं, वर्टिकल, इसके अलावा रोटरी रिस्ट मूवमेंट और रिस्ट बेंड, रिस्ट स्वीप, ये सारी गतियाँ संभव हैं कि जो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रोबोट होते हैं उनके अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने शुरू में ही पढ़ा था, ये एक प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल यंत्र है। ठीक है। यानी इसमें प्रोग्राम करना पड़ता है, पहले से इंस्ट्रक्शंस फीड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो इसको आसान बनाती हैं। तो किसी कार्य विशेष को करने के लिए रोबोट को पहले प्रोग्राम से युक्त करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्हें दिशा निर्देश करके या ऑफलाइन प्रोग्राम द्वारा। ठीक है। बहुत से औद्योगिक रोबोट को कार्य के स्तर के आधार पर दिशा निर्देशन द्वारा प्रोग्राम से युक्त किया जाता है। यानी जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं उनके कार्य के अनुसार उन्हें प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है। जिसमें जो प्रत्येक पॉइंट के प्रोग्राम है उनको कंट्रोल सिस्टम से कवर कर दिया जाता है। रोबोट के प्रोग्राम से संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी नहीं होगी तो वो इफेक्टिव प्रोग्राम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर से रोबोट तक प्रोग्राम को युक्त करना, ठीक है, एक सरल कार्य नहीं होता जैसे कि अधिकांश प्रोग्रामर सोचते हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर आप एक सफल रोबोटिक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ये पहली शर्त है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, यानी ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं जिसके अंतर्गत हम रोबोट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो कई सारी लैंग्वेज हैं जिसके अंतर्गत ये कार्य किया जा सकता है। जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं का रोबोट की औद्योगिक मशीनों के साथ एकीकरण पर बहुत गहरा प्रभाव है। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी, ये इंडस्ट्रियल मशीन्स के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन में रहती हैं और इनका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। जटिल संक्रियाओं को यथार्थतापूर्वक करने में रोबोट के सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। तो रोबोट की प्रोग्रामिंग करने के लिए विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं की आवश्यकता हो सकती है जिससे रोबोट प्रोग्रामिंग का कार्य कुशलतापूर्वक संपादित किया जा सके, संपन्न किया जा सके। ठीक है। संसार में प्रोग्राम की 1500 से अधिक भाषाएं हैं। ठीक है। A huge number of languages are available for program in the world. ठीक है। More than 1500 languages. ठीक है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट भाषाओं को सीखकर उपयोग में लाया जा सकता है। यहाँ कुछ उच्च और लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाएं दी गई हैं जिनको हम एक एक करके देख लेंगे। ठीक है। जिनका उपयोग हम रोबोटिक्स में कर लेते हैं, जैसे C या C++। ठीक है। तो रोबोट के प्रोग्राम के लिए
या रोबोटिक प्रोग्राम के लिए हम इस लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं आसानी से, सी या C++। दूसरा हमारे पास पाइथन, नेक्स्ट है जावा। एक बात और आपको बताते चलें, जावा ही इंटरनेट की भी लैंग्वेज है, यानी जो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं इसकी भी लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए तो जावा ही है। ठीक है, संभव है आपसे वाइवा इत्यादि में पूछा जा सके कि इंटरनेट आप यूज करते हैं तो उसकी लैंग्वेज बताइए, तो वो इसकी लैंग्वेज है जावा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और ch/.net। इसके अलावा एक है मैटलैब लैंग्वेज, इसका उपयोग भी प्रोग्रामिंग में हम कर सकते हैं। ठीक है, मैटलैब बेसिकली ये हायर लेवल क्लासेस में देखे जाते हैं। अब लर्निंग C++ की जो है, ठीक है, ये लाभदायक हो सकता है क्योंकि रोबोटिक्स के लिए इसमें अति उत्तम ढंग से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। यानी C या C++ लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है इसका उपयोग कई सारे टर्म्स में, कई सारे सिस्टम्स के लिए प्रोग्रामिंग में हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इनके द्वारा प्रोग्रामिंग भी एक हाई क्वालिटी की प्रोग्रामिंग प्रिपेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोबोट वर्क सेल यानी रोबोट कार्यकोष। अब जो पूरा रोबोट है ये किस प्रकार से मैनेज होता है, कैसे कार्य चलता है, कैसे कंट्रोलिंग होती है, ठीक है, ये सारे कार्य हम कैसे देखेंगे, रोबोट वर्क सेल के द्वारा। ठीक है, अब अगर कोई हमारा ये रोबोट है, ठीक है, और उससे जुड़े उपकरण एक आधारभूत रोबोट कार्यकोष, ठीक है, का निर्माण करते हैं। यानी जो रोबोट है और उससे जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं ये सारे टर्म्स मिल करके एक रोबोट वर्क प्लेस या रोबोट कार्य स्थान का निर्माण करते हैं। ठीक है, कभी कभी मानव कारीगर भी जैसे रोबोट कार्यकोष से सम्मिलित कर दिए जाते हैं, यानी जो ह्यूमन ऑपरेटर हैं, ठीक है, इनको भी हम कभी कभी रोबोट वर्क कोर्स में ही ऐड करते हैं क्योंकि ये भी कुछ फंक्शनल ऑपरेशन का कार्य करते हैं, तभी रोबोट का ऑपरेशन संभव हो पाता है, यानी रोबोट से कार्य संभव हो पाता है। इसीलिए समटाइम्स ये जो ह्यूमन ऑपरेटर हैं इनको भी रोबोट कार्यकोष में रखा जा सकता है। तो हो सकता है कहीं अगर रोबोट वर्कफोर्स का जो फ्लोर चार्ट बना हो उसमें कहीं ह्यूमन ऑपरेटर को मेंशन किया गया हो, कहीं पर संभव है ना मेंशन किया गया हो। तो इसे देखकर आप लोग परेशान नहीं होंगे, कुछ स्थानों पर ह्यूमन वर्कर को भी रोबोट वर्क कैटेगरी में रखते हैं और कहीं कहीं नहीं रखा जाता है। ठीक है, वे ऐसे कार्यों को संपादित करते हैं यानी जो ह्यूमन वर्कर हैं आसानी से स्वचालित नहीं किया जा सकता, यानी जिसे ऑटोमेशन में नहीं लाया जा सकता, ऐसे कार्यों को ह्यूमन वर्कर ही करते हैं। ठीक है, ऐसे कार्यों में निरीक्षण कार्य या ऐसे कार्य जो किसी निर्णय के अधीन हो या ऐसे कार्य जिन्हें स्पर्श संवेदना की आवश्यकता हो, ठीक है, या जो रोबोट द्वारा संपादित नहीं हो पाते सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन को रोबोट वर्ग कोष में सम्मिलित होने का कारण आपको पता चल गया होगा कि इसके अंतर्गत वह कार्य सम्मिलित होते हैं जो साधारणतया रोबोट के द्वारा संभव नहीं हो पाते। ठीक है, जैसे कि क्या कोई डिसिसिव वर्क हो, यानी जिसमें हमें निर्णय लेने की क्षमता हो या जिसमें स्पर्श की आवश्यकता हो यानी टच करना हो, ठीक है, इत्यादि ऐसे कार्य हैं जो ह्यूमन वर्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। इसीलिए ह्यूमन वर्कर को भी यानी ह्यूमन वर्क को भी रोबोट वर्क कोर्स में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अभी ज़रा रोबोट वर्क सेल देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो रोबोट वर्क सेल टोटल जिसमें रोबोट और इसके संबंधित एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। अब रोबोट वर्क सेल के अंतर्गत रोबोट वर्क सेल लेआउट है और दूसरा रोबोट वर्क सेल डिज़ाइन है। तो जो रोबोट वर्क सेल लेआउट है इसमें रोबोट सेंटर्ड वर्क सेल है, ठीक है, यानी जो केंद्रीय कार्य है। इसके अलावा इनलाइन रोबोट वर्क सेल है और फिर मोबाइल रोबोट वर्क सेल है। इनलाइन मतलब जो एक ही लेवल पर कार्य हो रहे हैं और मोबाइल जिसमें रोबोट मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर। ठीक है, इसके अलावा जो ये इनलाइन वर्क रोबोट हैं इसमें फिर कई सेक्शंस हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट ट्रांसफ़र या फिर नॉन सिंक्रोनस ट्रांसफ़र या फिर कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र। ठीक है, अब जो कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र है इसमें फिर दो हैं हमारे पास, मूविंग बेस ट्रैकिंग और स्टेशनरी बेस लाइन ट्रैकिंग। यानी उसमें एक जगह रोबोट हमारा स्टेबल नहीं होता और स्टेशनरी बेस ट्रैकिंग में हमारा रोबोट एक जगह स्टेशनरी पोजीशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल एंड इंटरलॉक इन रोबोट वर्क सेल। रोबोट कार्यकोष में नियंत्रण और इंटरलॉक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस प्रकार से कार्य को या इसकी इफ़ेक्ट को रोबोट के पोजीशंस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें देखनी है। ठीक है,
तो किसी रोबोट कार्यकोष में इंटरलॉक एक संवेदक का कार्य करता है, ठीक है, यानी सेंसर का कार्य करता है, जो कि प्रीफर्ड यानी वरीयता क्रम की शर्तों को पूरा होने के बाद ही वर्क साइकिल को सीरीज में आगे जारी करने की अनुमति देता है। अर्थात ये जो हमारा इंटरलॉक है ये पूरे सिस्टम को एनालाइज करेगा और उसमें देखेगा कि प्रेफरेंस किस वर्क को देना चाहिए, और जो प्रेफरेंस में वर्क होगा उसी प्रेफरेंस के अनुसार उस सीरीज को, वर्क साइकिल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। इसका उपयोग रोबोट कार्यकोष में कई सारे इम्पोर्टेंट रिलायबल कार्य को संपादित करने में किया जाता है। जैसे कि ये इंटरलॉक ये जांचता है कि क्या कार्यखंड अर्थात जो वर्क पीस है इस पर उचित स्थान पर रखा है ताकि रोबोट को इसे अच्छी तरह पकड़ने की अनुमति दी जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जज करेगा कि जिस वर्क पर रोबोट कार्य करने वाला है क्या ये एक अपने एक्यूरेट पोजीशन पर है। इफ़ यस देन अलाउ रोबोट टू प्रोसेस इट, ठीक है, तो रोबोट को इसे प्रोसेस करने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है, ये बताता है कि मशीन में लोडेड ये जो वर्क पीस है स्वचालित मशीन चक्र की शुरुआत के लिए परफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारा वर्क पीस है ये किसी ऐसे ओरिएंटेशन पर, ऐसे पोजीशन पर रखा है जहाँ से कार्य को शुरुआत नहीं की जा सकती। तो हमें ये भी जज करना है कि वर्क पीस जो हमारा मशीन पे लोड है क्या ये अपने एक्यूरेट पोजीशन पर है, एक्यूरेट ओरिएंटेशन पर है, ताकि उसी स्थान से हम आगे फिर वर्किंग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है, ये इस बात की जानकारी पाने में मदद करता है कि अगली मशीनिंग प्रक्रिया के लिए कार्यचक्र कब समाप्त होगा, यानी जो अभी हमारी वर्किंग प्रोसेस है, लगातार कार्य जो चल रहा है ये टोटल फाइनली कब समाप्त होगा और इसके आगे जो नेक्स्ट वर्क है वो कब शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरलॉक्स में दो महत्वपूर्ण कैटेगरी हैं, जैसे कि पहला है इनपुट इंटरलॉक्स। ये इनपुट इंटरलॉक क्या है, तो ये एक सिग्नल का उपयोग करता है जो कि रोबोट कोष के किसी भाग द्वारा कार्य कोष नियंत्रक को यह स्पष्ट रूप से बताने को भेजा जाता है कि कार्य की सभी शर्तें संतुष्ट हैं और कार्यचक्र की शुरुआत के लिए तैयार है। इसे क्या कहते हैं, इनपुट इंटरलॉक, ठीक है। तो इनपुट इंटरलॉक के द्वारा जो हमारा रोबोट वर्क सेल है, जो मैंने बताया था रोबोट कार्यकोष, ठीक है, जिसमें रोबोट के बाकी सारे पार्ट्स मिलकर के कार्य को अंजाम देने में तैयार हैं, उनमें से किसी एक पार्ट्स के द्वारा रोबोट कंट्रोल यूनिट को ये बात भेजी जाती है कि जिस वर्क पीस पर हम कार्य करना चाहते हैं अभी वो वर्तमान समय में पूरी तरह से कार्य के लिए रेडी है और हम उस पर ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट इंटरलॉक्स। ये क्या होता है, तो ये भी एक सिग्नल का उपयोग करता है जो कि कार्यकोष नियंत्रक यानी जो वर्क सेल कंट्रोलर है उसको ये संदेशा भेजता है कि जो कार्य स्वचालित कार्यचक्र की शुरुआत करने के लिए मशीन केंद्र को इंगित करता है, और जो कंट्रोलर है अब वो क्या करेगा, इस वर्क सेल के द्वारा कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इंटरलॉक सिस्टम है वर्क फोर्स के अंतर्गत, ठीक है। इसका काम बेसिकली यही है कि हमारा जो वर्क पीस है क्या वो अभी कार्य के लिए तैयार है, अगर कार्य के लिए तैयार है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देना और फिर कंट्रोल सेंटर से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाने का काम इंटरलॉक सिस्टम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तो इस प्रकार से जो हमारा मेन इसमें कार्य था, मेन उद्देश्य था किसी रोबोट वर्क सेल को और इंटरलॉक सिस्टम को जज करना, वो हमने आसानी से देख लिया है, ठीक है। इसमें जो वेरियस टर्म्स थे इसको देखा। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन भी तो इसके देखने हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, तो रोबोट का उपयोग करने के फ़ायदे कई सारे हैं जो हम एक एक करके देख सकते हैं। जैसे रोबोट कार्य को इफ़िशिएंटली, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट ढंग से और फास्ट रूप से करता है, यानी रोबोट कार्य को दक्षतापूर्वक, शुद्ध रूप से और जल्दी कर सकता है, यानी जिस कार्य को इंसान जितने समय में करेगा उससे काफ़ी फास्ट ढंग से ये कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा जो मैक्सिमम रोबोट होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, यानी स्वचालित होते हैं, इसलिए वे विभिन्न कार्यों को बिना इंसानी सहायता से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात, रोबोट किसी कार्य को बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से, इफ़िशिएंटली, बिना गलती के तेज़ी से कर सकता है। दूसरा, रोबोट हमारे मैक्सिमम क्या हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में हैं,
इसलिए उन्हें कार्य करने के लिए इंसानी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि रोबोट का उपयोग विभिन्न कारखानों में किया जाता है। ठीक है। कई सारे इंडस्ट्री में आते हैं जहाँ वे वायुयानों, कारों के विभिन्न भागों आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो रोबोट बड़े इंडस्ट्री से लेकर छोटी इंडस्ट्री तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास दे कैन बी यूज्ड फॉर माइनिंग प्रोसेस एंड कैन बी सेंड टू अर्थ नादिर। ठीक है। रोबोट का उपयोग हम माइनिंग्स में भी कर सकते हैं और उनको पृथ्वी के निचले गर्तों में भी आसानी से भेजा जा सकता है। ठीक है। यानी रोबोट ऐसे स्थान पर भी काम कर सकते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ख़तरनाक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेज। जैसे आप सब जानते हैं प्रत्येक सिक्के के दो पहलू, यानी एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। वी मस्ट हैव टू कंसीडर सम डिसएडवांटेजेज आल्सो विच इज़ एसोसिएटेड विथ एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। तो रोबोट के इस्तेमाल से अगर कुछ हानियाँ हैं तो उसे भी हमें देखना चाहिए कि ऐसी क्या दिक्कतें रोबोट से आ रही हैं। तो पहला है दे नीड सप्लाई ऑफ पावर टू कीप गोइंग। सिंपल सी बात है, रोबोट अगर कार्य करेगा तो उसे पावर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बिना पावर सप्लाई के रोबोट कार्य नहीं संपादित कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रोबोट के कारण कारखानों में कार्य करने वाले इंसानों की छुट्टी हो गई और वो बेरोज़गार हो गए। ठीक है। ये बात सही है कि रोबोट फास्ट, दक्षतापूर्वक और अच्छे ढंग से कार्य करता है, पर इसके आने की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे जिनको रोजी रोज़गार मिला था, ठीक है, अब वह बेरोज़गार हो गए। दूसरा और क्या इससे डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो रोबोट को कार्य करते रहने के लिए अधिक अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हैं रोबोट बिना किसी गलती के लगातार अच्छे ढंग से कार्य को संपादित करता रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो मेंटेनेंस है वो टाइम टू टाइम अच्छे ढंग से होते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोबोट अधिक मात्रा में सूचनाओं का संग्रह रख सकते हैं, लेकिन वे मानव मस्तिष्क के समान दक्ष नहीं होते। ये बात सही है कि रोबोट का कार्य बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि वो लगभग वे सारे कार्य कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। यहाँ तक कि सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशंस को एक डेटा के रूप में स्टोर रखते हैं और फ्यूचर में आवश्यकता पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। पर कुछ भी हो, वे इंसानी मस्तिष्क की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है। उसके समान वो स्किल्ड नहीं हो सकते, दक्ष नहीं हो सकते। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण डिसएडवांटेज ये है कि यदि रोबोट की प्रोग्राम किसी दुष्ट प्रकृति के इंसान को मिल गया, ठीक है, यानी जो रोबोटिक प्रोग्राम हैं अगर किसी ऐसे डेविल्स पर्सन्स को मिल गए जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए खतरा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो इससे बहुत ज़्यादा विनाशकारी कार्य करेंगे। ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है इसका कि रोबोट की प्रोग्राम को ऐसे लोगों की पहुंच से हमें दूर रखना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि करके। तो रोबोट के बहुत सारे उपयोग हैं। ये एक बहुआयामी मशीन है जिससे हम कई सारे वैरायटी के कार्य आसानी से अंजाम दे सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रोबोट विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से रोबोट असेंबली वर्क, संयोजन कार्य में, जैसे कि जो गाड़ियाँ बनती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, इसमें हमें प्रोडक्ट लेआउट बना करके रोबोट के द्वारा गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत फास्ट की जा सकती है और वे बहुत एक्यूरेट ढंग से अच्छे से असेंबल किए जा सकते हैं। ठीक है। तो असेंबल वर्क के लिए बने होते हैं जो केवल संयोजन का ही कार्य करते हैं, यानी हम रोबोट को स्पेसिफिक कार्य के लिए भी बना सकते हैं, अर्थात किसी एक कार्य के लिए उन्हें फिक्स कर सकते हैं कि ये रोबोट सिर्फ ये कार्य करेगा। जैसे अभी असेंबली लाइन की बात चल रही है, तो हम कुछ ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं जो असेंबली लाइन में खड़े होकर ऑटोमोबाइल्स का असेंबली करते हैं। ठीक है। जो केवल असेंबली का ही कार्य कर सकते हैं। ऐसे रोबोट को संयोजन रोबोट यानी असेंबलर रोबोट कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ बहुत से रोबोट भारी कार्यों के लिए बनाए जाते हैं जो भारी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित करते हैं। ऐसे रोबोट हेवी वर्क रोबोट कहे जाते हैं। ठीक है। आज समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा रोबोट के और बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे हम देख सकते हैं
जैसे रोबोट ग्रुप वर्क भी कर सकता है। अगर किसी कार्य में एक से ज़्यादा वर्कर की आवश्यकता है तो हम उन वर्कर के स्थान पर रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात रोबोट ग्रुप वर्क के लिए भी सफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, धीरे धीरे निर्माण कार्य में आदमी से ज़्यादा रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसमें लगातार रोबोट ह्यूमन को रिप्लेस करता जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर से ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क को कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑटो इंडस्ट्री में आधे से अधिक कर्मगर रोबोट हैं, यानी अभी हमने कहा आपसे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं इसमें वर्क के लिए रोबोट को आसानी से काम पे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, मेनी ऑफ रोबोट्स आर यूज्ड एज मिलिट्री रोबोट्स। बहुत से रोबोट को मिलिट्री रोबोट्स की तरह उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा रोबोट का उपयोग विषाक्त क्षेत्रों यानी जो टॉक्सिक एरियाज हैं या फिर गटर्स हैं, ठीक है, उनकी सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि वे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इंसानों को भेजना बहुत ही खतरनाक कार्य है और कोई भी अनहोनी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चरल रोबोट्स, यानी कृषि में भी रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन हाउस होल्ड रोबोट्स, घरों के कार्यों को करने के लिए भी रोबोट का उपयोग किया जा सकता है। डोमेस्टिक रोबोट्स यानी घरेलू छोटे मोटे जो अन्य कार्य हैं उनके लिए। ठीक है। नैनो रोबोट्स, ये अत्यंत छोटे आकार के रोबोट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा स्वार्म रोबोट्स, इसे समूह या सामूहिक रोबोट कह देते हैं। ठीक है। बहुत सारे रोबोट्स मिलकर किसी कार्य को अंजाम देते हैं। रोबोट कॉन्फ़िगरेशन यानी रोबोट की समाकृति या प्रकार की बात करें तो ये हमने पहले ही देखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा रोबोटिक्स का चैप्टर था, जिसके अंतर्गत हमने रोबोट का इंट्रोडक्शन देखा, रोबोट का क्लासिफिकेशन देखा, रोबोट के नियम देखे, अर्थात रोबोट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन नियमों के आधार पर ये काम करता है, रोबोट के पार्ट्स के बारे में जाना, रोबोट के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मोबिलिटी क्या है, वर्क प्लेस क्या है, वर्क कोर्स क्या है, कंट्रोलिंग कैसे होती है और किस प्रकार से इनसे फंक्शंस हम कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने एक ब्रीफ डिस्कशन में देखा है। उम्मीद है आप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसे आप एक दो बार अवश्य देखें तो रोबोट के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया अवश्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा ये CADM अर्थात कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट एंड होती है, और आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छी सब्जेक्ट है और इसका इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट ज़्यादा है। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।